ये वीडियो पर्टिकुलर नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। जो बच्चे अभी 12th में हैं या रिपीटर हैं उनके ये ज़्यादा काम की वीडियो है, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे के पास काफ़ी टाइम होता है। 11th के बाद वो 12th में भी जो कमियां रह जाती हैं उनको पूरा कर पाता है, लेकिन काम की ये सबके लिए जिनको नीट का एग्ज़ाम देना है। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी में एक इमेज शेयर किया था कि भाई नीट को कैसे क्रैक किया जाए। उसी पे मैं बात करने वाला हूँ आज आपके साथ। उसमें कुछ पॉइंट्स बना के मैंने लिखे थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा, वो था कि भाई बच्चे आम तौर पर क्या गलतियां करते हैं। आम तौर पर जनरली बच्चे क्या गलतियां करते हैं, देखो मैं आपको क्लियर करूं। नीट में सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि मेहनती बच्चे की जरूरत होती है, कि जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाता है, सेल्फ स्टडी प्रॉपर करता है, उस बच्चे की जरूरत होती है। और मैं आपको बताऊं कि नीट जिसने सेलेक्ट कर लिया वो ऑटोमेटिकली मेहनती हो जाता है, क्योंकि नीट एग्जाम की तैयारी ही ऐसी है कि वो मेहनत के साथ ही चलती है। अगर आपने एक टेस्ट पेपर या आपने एक दो क्लासेस या आपने एक टॉपिक कभी भी मिस किया है ना, तो फिर वो लंबे टाइम तक आप उस चीज को हमेशा सोचते रहते हैं कि यार ये चीज मेरे से ना एक गड़बड़ हो गई थी। तो कंटिन्यूअस मेहनत मांगता है नीट का प्रिपरेशन। तो गलतियां क्या करते हैं, पहली गलती, वो अपनी कंटिन्यूटी को तोड़ते हैं हमेशा। आज मेरे नंबर आ रहे हैं 400 500 के आसपास, उसके बाद मैंने मेहनत करी, नंबर मैं 600 650 तक ले आया, तो मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स मोड में फील करने लग जाता हूँ। और फिर पता चलता है कि एक दो टेस्ट के बाद फिर से वो नंबर 500 के आसपास ही आ जाते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करना है, जिसे कि ब्रेक नहीं करना। और दूसरी गलती बच्चा जो करता है नीट का, उसे क्या लगता है कि यार मुझे ना नीट के लिए दिखाना है किसी को भी, मेरा बुआ का बेटा, चाचा, ताऊ, मामा, अंकल, कोई भी मेरे रिलेटिव्स का ये बच्चा या बच्ची थी जो कि सिलेक्ट हो गए हैं, मुझे उनके जैसा बनना है। देखिए, सबसे पहले तो कंपैरिजन की दौड़ से आप बाहर आ जाइए, अपने आप को लोगों से कंपेयर करना छोड़िए। आपको लगता है कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो रिलेटिव्स जो हैं वो मुझे सुनाएंगे या करेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे वही रिलेटिव्स या आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको शाबाश भी कहने आएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि डिसीजन का जो रिजल्ट होता है वही लोगों का सिनेरियो आपके लिए अपने माइंड में सेट करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी थी लुधियाना में, वहां से उनको अपना माल भेजना था मुंबई। एक ही कंपनी से दो ट्रक लोड हुए, बड़े ट्रक थे, दो ट्रक माल से लोड किए गए, मुंबई के लिए हाईवे पे निकले। उनको 3 से 4 दिन वहां तक पहुंचने में लगने थे। रास्ते में एक दिन जब वो ट्रक चल रहे थे, दोनों एक ही कंपनी के हैं, एक ही घर के ट्रक हैं, साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे चल रहे थे, तो फ्रंट वाला जो ट्रक था उसके सामने एकदम से कोई जानवर, जैसे कि मान लो गाय, आ गई। फ्रंट वाले ट्रक ने ब्रेक लगाई। पीछे वाला जो ट्रक था, दोनों में लोड था ना बच्चे, तो क्या था कि मोशन बना हुआ था, तो पीछे वाला ट्रक जो है वो आगे वाले ट्रक के बैक में टकरा गया। दोनों ट्रक सेम कंपनी के हैं, एक ही घर के हैं, ड्राइवर भी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आसपास जो लोग इकट्ठा हुए ना, वो फ्रंट ट्रक के ड्राइवर को पीट के चले गए। फ्रंट ट्रक के ड्राइवर को पीट के चले गए, बिना कुछ देखे समझे पूछे। बस उनको लगा कि तूने ब्रेक लगाई, पीछे वाले का हो गया एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। अब वो बोल रहा है कि भाई दोनों ट्रक हमारे ही हैं, हम एक ही घर के हैं, नुकसान भी हमारा ही है, और उन्होंने को जानबूझ के नुकसान किया नहीं। तो आप ये समझिए कि जो लोगों को लगेगा ना, वही वो आपके लिए बोलेंगे। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव हो जाइए अपने लिए। आप खुद के लिए पॉजिटिव है ना, तो फिर आप सारे काम बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो किसी को दिखाने के लिए मत पड़िए। ये दो चीजें जो है सबसे ज्यादा दुखी करती हैं बच्चे को। एक तो कि उसका कंसिस्टेंसी ब्रेक होना, किसी ना किसी वजह से होता ही है ये। और दूसरा ये कि वो दिखावे के लिए पढ़ता है, खुद के लिए नहीं। आप खुद के लिए पढ़िए प्लीज, अपने लिए पढ़िए। पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या कहा कि एग्जाम स्ट्रेस के चक्कर में नीट की तैयारी में क्या गलतियां हो जाती हैं। क्या गलतियां हो जाती हैं? पहली गलती, आप ये बताइए कि आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूं, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना बच्चे, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है जब आप स्ट्रेस फॉर्म में होते हैं। आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, प्रॉपर आपकी शेड्यूलिंग नहीं होती पढ़ने की, प्रॉपर आप खाना नहीं खाते। स्ट्रेस के चक्कर में जब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ती है,
तो उसका सीधा का सीधा फर्क आता है आपकी हेल्थ पे, और हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी वीक हो जाती है। स्ट्रेस के केसेस में आपको हमेशा अपना खाना, नींद प्रॉपर रखना होता है बच्चे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम का स्ट्रेस आता नहीं, बच्चे को हमेशा आता है। मैं भी कोई एग्जाम देने जाऊंगा, या कोई भी आपका टीचर, बहुत बड़े से बड़ा टीचर, या कोई ऐसा इंसान जो कहे कि मुझे एग्जाम देना है, तो एग्जाम का स्ट्रेस हमेशा होता है। डिपेंड करता है कि आप उस स्ट्रेस को कैसे झेलते हैं, कितना पॉजिटिव रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेस के दौरान आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मत बिगाड़िए। बायोलॉजिकल क्लॉक मत बिगाड़िए, इससे क्या आपकी हेल्थ बिगड़ती है, और हेल्थ बिगड़ती है तो फिर आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो एग्जाम के स्ट्रेस में ये चीज है कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ी। बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ते ही, इसके बिगड़ते, एक बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ते ही आपका पूरा का पूरा, आप बताइए कि टाइम मैनेजमेंट भी बिगड़ जाता है ना। ये भी इफेक्ट उतना ही होता है। आप फिर चाहे अपनी सेल्फ स्टडी की बात कर लो, चाहे आप अपनी क्लासेस की बात कर लो, क्लास आपकी जिस टाइम पे शुरू हो रही है आप प्रॉपर पहुंच नहीं पाते, बिना नहाए पहुंच जाते हैं, भागम भाग में जाते हैं। कभी आप ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, कभी आप लंच मिस करते हैं, कभी आप अपना डिनर मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। ऐसा मत करिए प्लीज। कूल रहिए, काम रहिए, रिलैक्स होकर पढ़ते जाइए, फोकस्ड रहिए, चीजों पर फोकस्ड रहिए। टारगेट डिसाइड कर लीजिए दिमाग में कि मुझे इतना करना है, और ये मैं कर दूंगा, कर दूंगी। इतना काम अपने दिमाग में रखिए कि भाई मैंने टारगेट सेट कर लिया मेरे लिए। और टारगेट हमेशा छोटे सेट करिए आप क्या होता है एग्जाम स्ट्रेस का चक्कर जब आता है ना, जब ये मैं बात करता हूं कि भाई आपके ऊपर एग्जाम स्ट्रेस आ गया कि भाई मेरा माइनर है, मेरा मेजर है, मेरा एसआरजी का पेपर है, ये है वो है, तो आप सारे के सारे सिलेबस को लेकर एक बड़ा टारगेट रखते हैं। बड़े टारगेट मत रखिए, आप टारगेट रखिए छोटे। कारण क्या है कि टारगेट छोटे रखेंगे ना तो अचीव कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं 480, तो प्लीज वो 680 का टारगेट ना रखे, वो टारगेट रखे 500 से लेकर 550 के बीच में। और आप बताइए कि इसे आप अचीव कर सकते हैं? इसे आप अचीव कर सकते हैं। छोटे टारगेट अचीव होते हैं, बड़े टारगेट अचीव करने में दिक्कत आती है, और फिर बच्चा क्या होता है कि जो स्ट्रेस है उसका और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए आपको इस पे काम करना होगा। ध्यान रखिए कि आपको सुधारनी है अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, उससे सुधरेगा आपका टाइम मैनेजमेंट, सुधरेगी आपकी हेल्थ। ये सुधरेगी तो ये कहीं पर भी नहीं रहेगा, ये पूरा दब जाएगा बच्चे। और इस स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपने टारगेट्स छोटे लेकर चलिए। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था हमारा रिवीजन शेड्यूल को लेकर। रिवीजन शेड्यूल में भी बच्चा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उसको। वो क्या करता है कि भाई जैसे मान लीजिए मेरा क्लास में एक टॉपिक रनिंग है, आप सुनना ध्यान से। एक मेरा रनिंग टॉपिक है क्लास का, एक ही सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट को मान लो आप, है ना। एक ही सब्जेक्ट है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, उसका एक मेरा रनिंग टॉपिक है और एक मेरा बैक पोर्शन है। ठीक है, जो कि आगे आने वाले टेस्ट में आएगा, अपकमिंग जो टेस्ट होगा ना बच्चे, उसमें ये टॉपिक आएगा। ये तो आना ही आना है, ये भी आएगा। अब क्या होता है कि बच्चा इसका रिवीजन शेड्यूल नहीं बना पाता। वो क्या करता है, करंट टॉपिक पे ध्यान देता है शानदार तरीके से कि भाई करंट चल रहा है, एग्जाम में आएगा, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन बैक पोर्शन का टॉपिक भी तो आ रहा है, वो इसको नहीं कर पाता। और अगर वो बैक पोर्शन के टॉपिक पे ध्यान देता है तो वो रनिंग टॉपिक को नहीं कर पाता। तो आपका रिवीजन शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि जो टॉपिक आपके हो चुके हैं उनको आपको रिवाइज करना है, और जो आपके रनिंग टॉपिक हैं इनको आपको रेगुलर पढ़ना है। अब बच्चा कहता है इसको कैसे करें? आप सोचिए कि भाई मान लीजिए आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसको आपने दे रखा है 1.5 घंटा एक दिन के अंदर सेल्फ स्टडी के लिए। तो आप क्या करिए, इसमें से 40 मिनट्स किसके लिए रखेंगे आप? 40 मिनट्स आप रखेंगे रनिंग या करंट टॉपिक के लिए कि भाई इतना टाइम तो मैं ये पढ़ूंगा। पीछे आपके पास बचते हैं 50 मिनट। उस 50 मिनट में आप पढ़िए बैक पोर्शन को। तो आप बताइए सेम डे आपके दोनों टॉपिक आप टच कर पा रहे हैं, रनिंग को भी। लेकिन बच्चा क्या करता है, 1.5 घंटे में कोशिश करता है कि मैं एक टॉपिक कवर कर लेता हूं। ऐसा मत करिए आप दोनों टॉपिक साथ साथ करते जाइए। नीट में सिलेक्शन के लिए
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आज कितना अच्छा कर रहे हैं। नीट में सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका रिवीजन प्लान कितना अच्छा है, आपकी टाइम मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, आप पेपर में कितना अच्छे से करते हैं चीजों को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि बैक पोर्शन अपने पास ज्यादा इकट्ठा मत होने दीजिए, एक रिवीजन प्लान के साथ चलिए और पर डे का टाइम डिसाइड करिए कि मुझे इतना टाइम ये, इतना टाइम ये, इतना टाइम ये मुझे पढ़ना है। वटेवर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, क्लास शेड्यूल के अलावा सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं क्लियर कर दूं, नीट में सिलेक्शन के लिए सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बजाय आप क्लासेस में पढ़ते जा रहे हैं। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो रिपीटर्स हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप रिपीटर हैं, आप एक या दो बार रिपीट कर चुके हैं, इसका मतलब सिलेबस तो आपने पढ़ रखा है। उस सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आप क्लासेस में जाते हैं, और सिलेबस कितना आपको समझ में आया है, रिवीजन आपका कितना अच्छा हुआ है, वो आपको हमेशा आपकी सेल्फ स्टडी बताती है। इसलिए प्लीज आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए और पर डे टॉपिक्स को क्लिक करिए, टच करिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट था कि भी क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ कि सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, ये समझ नहीं आ रहा है ना। सबसे पहली बात ये क्लियर कर लीजिए कि भाई आपके दिमाग में सिलेबस फिक्स होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, सिलेबस फिक्स होना चाहिए। देखो एग्जामिनर पेपर सेट करेगा ना, तो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं सेट करेगा, ये आपको समझना होगा। एग्जामिनर जब पेपर सेट करेगा तो वो आउट ऑफ द सिलेबस ना सेट करके सिलेबस में से सेट करेगा, सिलेबस में से, ये ध्यान रखिए। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाती चीजें। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करिए जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस बुक में हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है आप उनको ज्यादा अच्छे से करिए। होता क्या है, बच्चा दो चीजें करता है, ऐसी पढ़ाई जो कि सिलेबस में है और ऐसी पढ़ाई जो आउट ऑफ सिलेबस है। अब वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की कोशिश क्यों करता है, उसे ये समझाया जाता है कि अगर एग्जाम में आ गया तो, आप ये समझो कि अगर एग्जाम में आ गया तो वो सबके लिए आएगा ना यार, आपके अकेले के लिए तो आएगा नहीं। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप फर्स्ट आपका फोकस जो है वो किस पे रहना चाहिए, आपका रहना चाहिए जो सिलेबस की बातें हैं। जब आपको ये लगने लगे ना कि मेरा सिलेबस जो है वो मैंने 90% कंप्लीट कर दिया है, मेरा सिलेबस की चीजें मेरी कवर हो गई हैं, उसके बाद आप आउट ऑफ द सिलेबस जाइए ना। पहले ही आप आउट ऑफ द सिलेबस भागने की कोशिश क्यों करते हैं। आप चीजों को सरल रखिए, आसान रखिए, इजी रखिए, उतना ही पढ़िए जितना सिलेबस में है। क्योंकि आप ये समझिए कि भाई आपको कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, और एग्जाम में पूछा जाएगा केवल और केवल आपका सिलेबस। तो पहले तो आप स्टिक हो जाइए कि मुझे सिलेबस से बाहर जाना ही नहीं है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नीट के लिए तीन आपके सब्जेक्ट हैं और तीनों के आप सिलेबस पर फोकस करिए। सिलेबस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पर फोकस कर रहे हैं आपको, सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना चीजों को लेकर। फिर आता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। जैसे मैं बात करता हूं, मैं बेसिकली बायोलॉजी सब्जेक्ट से हूं, तो मैं बात करूं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। तो एनसीईआरटी सबसे पहले तो ये है कि भाई पढ़ने और समझने में फर्क है। एनसीईआरटी बच्चा एक तो पढ़ता है, एक बच्चा रटता है, एक एनसीईआरटी को समझता है। तो समझ कैसे आएगी एनसीईआरटी, उस पर थोड़ा फोकस करिए। आप एनसीईआरटी की रीडिंग पर ध्यान दीजिए। रीडिंग इसकी आपको 3 स्टेप्स में करनी है। पहली रीडिंग आपकी होगी विद आपका टीचर। जब आपको क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसमें जब आप टीचर के साथ एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई एनसीईआरटी का आपको पेज नंबर पढ़ना है 111। एनसीईआरटी में उसमें बहुत सारी लाइंस थी, आपने उनको पढ़ना शुरू किया क्योंकि टीचर ने आपको लेक्चर पढ़ाया था। पढ़ते टाइम अगर आपको किसी लाइन में प्रॉब्लम आती है तो आप उस लाइन को टिक कर लीजिए कि इस लाइन में मुझे प्रॉब्लम है, इस लाइन में मुझे प्रॉब्लम है, इस लाइन में मुझे प्रॉब्लम। मतलब टीचर के साथ पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के इस पेज में मेरी ये प्रॉब्लम्स रही हैं। ठीक है, अब क्या करिए, इन प्रॉब्लम्स को आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए कि सर कल आपने पढ़ाया था, आज मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है और मुझे ये प्रॉब्लम्स आई हैं। आप अपने टीचर से इन लाइंस को डिस्कस करिए। डिस्कस करने के बाद आपकी ये होगी सेकंड रीडिंग। और सेकंड रीडिंग में जब आपने टीचर से इन लाइंस को डिस्कस कर लिया है,
तो उसके बाद जो आपकी टिक वाली लाइंस हैं उनको आप थोड़ा ध्यान दे के देखिए कि क्या टीचर के बताने के बाद भी आपको वो लाइनें समझ में आ गई हैं। मान लीजिए कि इन 3 लाइंस में से एक लाइन मुझे एग्जैक्ट समझ में आ गई है, लेकिन 2 लाइनों में अभी भी मुझे क्या लग रही है, प्रॉब्लम। इसका मतलब प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गई है। ये 2 रीडिंग्स तो आपकी हो जानी चाहिए टीचर के साथ और सेल्फ स्टडी के दौरान, जो कि मैंने रिवीजन प्लान में आपको बताया। अब क्या होगा कि थर्ड रीडिंग आपको एनसीईआरटी की करनी है जब आपका टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उस टाइम पे उस पूरे पेज को आप दोबारा पढ़ेंगे जब, तो आप उसे फास्ट पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी इन 2 लाइंस में प्रॉब्लम्स थी। इन दोनों लाइंस को जब भी आपको टाइम मिले टीचर से डिस्कस करिए और इनके टिक यहां लगे रहने दीजिए। लेकिन टेस्ट की तैयारी के दौरान जब आप इस एनसीईआरटी के पेज को पढ़ेंगे तो इन 2 लाइनों पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये 2 लाइन ऐसी थी जो आपको नहीं समझ में आती थी, या आपको नहीं समझ में आई थी, या आपको उसमें कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई थी। तो आप एनसीईआरटी के पेजेस में से अगर ऐसे काम करना शुरू करेंगे ना, तो एनसीईआरटी के जो पेज हैं वो आपके दिमाग में सेट होना शुरू हो जाएंगे कि उस पेज पर वो लाइन थी, मैंने उसको टिक भी कर रखा है, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो वर्ड मेरी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप ये समझिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो लाइंस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती हैं वो क्लास के 90% बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। तो आप फोकस करिए कि भाई एनसीईआरटी की रीडिंग पर आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है रीडिंग पर, रटने पे नहीं। उस पर ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी को टीचर के साथ पढ़िए, सेल्फ स्टडी के दौरान पढ़िए, टेस्ट के लिए पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। और एनसीईआरटी को रीडिंग करिए आसानी से, सरलता से चलिए, आसानी से चलिए, आप ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव कर पाएंगे काम। ठीक है। इसके बाद है कि 100% सक्सेस स्ट्रेटजी क्या है, कि भाई इससे तो एग्जाम में हम शानदार काम करेंगे ही करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो है वो है बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बच्चा कहता है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं रोज करता हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप रोज करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिस नहीं हो पाती है वो। केवल आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं। आप सोचिए कोई आपने एक्स टॉपिक उठाया, उसके आपने 100 क्वेश्चंस लगाए। अब पहली बात तो यह है कि क्वेश्चंस लगाते टाइम कभी भी आंसर की के साथ उंगली नहीं रखनी वहां पर कि भाई इधर पहला आंसर टिक किया, उधर से आंसर दे लिया, अच्छा ये, उधर आंसर लगाया, अच्छा ये काम नहीं करने। होता यह है कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखने जा रहे हैं, 11 12 13 का भी आंसर देख के आ रहे हैं, ये नहीं करना। रैंडम आप क्वेश्चंस लगाइए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी टॉपिक के मेरे पास 1 से लेकर 300 क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो यह कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं करना है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा आपकी रैंडम होनी चाहिए, रैंडम। 1 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद आप जाइए 14 पे, फिर आप लगाइए 16 नंबर क्वेश्चन, फिर लगाइए 21, ऐसे करके चलिए। आप रैंडम क्वेश्चंस लगाइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप सीक्वेंस में क्वेश्चन लगाते हैं तो पता चलता है 10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के हैं और वो आपको आते हैं और आपने बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया। ये नहीं, तरीका ये सही है कि आप रैंडम क्वेश्चंस लगाइए टॉपिक के। ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपने लगाए। आप मान लीजिए कि आपने 70 क्वेश्चन यहां पर कर लिए हैं राइट। मैं ये एग्जांपल हमेशा बच्चों को देता हूं, हर बच्चा जो मुझसे बात करता है उसको मैं ये एग्जांपल 100% देता हूं। 70 क्वेश्चन आपने किए राइट, 20 क्वेश्चन आपके हुए रॉन्ग, और 10 क्वेश्चन आपने कर दिए लीव। बच्चा कहता है सर आपने सीधा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख दिया, क्या इसमें कोई पढ़ने की जरूरत है? आपको मैं बता दूं, ये टॉपिक अगर आपका कोई रिवीजन का टॉपिक है, रिवाइज करने का टॉपिक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस टॉपिक की आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि आप टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं इसका। आपको तो सीधे इसके क्वेश्चन ही लगाने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बताइए कि 70 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए, इसका मतलब इसके टॉपिक के जो थ्योरी का 70% पोर्शन जो है वो मुझे आता है, तभी तो मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूं। मुझे फोकस किस पे करना है? इस 30 क्वेश्चन पे। बच्चा ये काम हर कोई कर लेता है। मैं आपको बताऊं, नीट के लिए जो बच्चे तैयारी के लिए जाते हैं उसमें से 80% बच्चा ये काम कर लेता है। लेकिन सही काम इसके बाद का है कि आपके ये जो 30 क्वेश्चन है ना, इनको आपको थ्योरी से मैच करना है, थ्योरी से मैच करना है।
कि भाई आपने गलतियां कहां करी हैं, इस क्वेश्चन में कहां सिली मिस्टेक्स हुई हैं, वो निकल के बाहर आएंगी आपकी। तो आप सोचिए कि जब आपने इन 30 क्वेश्चंस को थ्योरी से मैच किया तो इसमें से 10 क्वेश्चन आपने और क्या कर लिए, राइट कर लिए। अब आपके पास बचे हैं 20 क्वेश्चन, और आप बताइए कि यही 20 क्वेश्चंस हैं जो आपको टीचर से जाकर डिस्कस करने हैं, ताकि आपका ये टॉपिक 100% कवर हो सके। और इसका पूरा ब्यौरा आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, जिसमें पर डे डेट वाइज आपके पास होना चाहिए कि भाई इस डेट को मैंने ये टॉपिक लगाया था, इसमें इतने क्वेश्चंस लगाए थे, जिसमें से पहले अटेम्प्ट में ये रहा, थ्योरी से मैच करने के बाद कैलकुलेशन ये रही, और 20 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के आप सोर्स के साथ नंबर यहां डाल दीजिए कि भाई ये नंबर थे जिनके क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हुए थे और मुझे टीचर से पूछना पड़ा। क्योंकि फ्यूचर में जब आप फिर से रिवीजन के लिए आएंगे ना बच्चे, इस वाले पोर्शन के, इस टॉपिक के, क्योंकि रिवीजन तो फिर से होगा फ्यूचर में, तो आप इन 20 क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपसे सॉल्व नहीं हो पाए थे, इसमें आपको टीचर की क्या लेनी पड़ी थी, हेल्प लेनी पड़ी थी। ये आपके लिए एक 100% कारगर स्ट्रेटजी है बच्चे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे, टॉपिक वाइज रैंडम क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आप समझिए, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी हो, उसमें अगर पहला क्वेश्चन सेल बायोलॉजी का है तो दूसरा भी सेल बायोलॉजी का नहीं आता। वो हो सकता है कि वो प्लांट फिजियो, जेनेटिक्स, प्लांट डाइवर्सिटी, मतलब रैंडम पेपर होता है। तो आप इसलिए रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। और लास्ट फिर मैंने कहा था कि अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि भाई कहीं किसी असिस्टेंट की आपको जरूरत है, आपको कोई असिस्टेंस चाहिए कि सर यहाँ ये काम तो मैं कर रहा हूं, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स मेरी चल रही हैं, तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए बच्चे। आपको लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नीट की प्रिपरेशन में आपको कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स की जरूरत है, आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल करिए, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, है ना, जवाब आपको मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आप अपने आप को ये शो करेंगे ना कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं, तभी मैं स्टूडेंट के साथ आगे बात कर पाता हूं। बच्चे, केवल टाइम पास नहीं करना है आपको। नीट के सिलेक्शन में टफनेस नहीं है, पहले तो ये समझ लो आप। यहाँ प्रैक्टिस ज्यादा डिमांड है, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं और पेपर इतना टफ आता है कि 720 में से 720 नंबर आ जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस की डिमांड ज्यादा है नीट के लिए। फोकस करिए। उम्मीद करता हूं चीजें आपको काफी अच्छी लगी होंगी। समझिए इनको, इनमें से जो पॉइंट्स आपके काम के हैं उनको ग्रैप्स करिए। पूरी वीडियो को आपको अपनी लाइफ में उतारने की जरूरत नहीं है। आप बस उन पॉइंट्स पर फोकस करिए जो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलिए, चीजें बहुत अच्छी होंगी। बेस्ट ऑफ लक।